जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। आज का हमारा जो आर्थिक समीक्षा और बजट के इस भाग 2 का पहला ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार सन 2020-21 में कितना है। 9.58 लाख करोड़ रुपये। कितने? 9.58 लाख करोड़ रुपये यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार है। अब राजस्थान का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वह देश का कितना प्रतिशत है? 4.92%। इसको लगभग राउंड फिगर में आप 5% भी याद कर सकते हैं। इसी में आप अगला पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हम पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया है। तो भारत के जो प्रथम महिला होती है ना, वह राष्ट्रपति जी की पत्नी होती है। और फिलहाल हमारे राष्ट्रपति जी की पत्नी का नाम रामनाथ जी कोविंद की पत्नी का नाम सविता जी कोविंद है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की प्रथम महिला, तो याद रखिए सविता जी कोविंद। इसी प्रकार से राजस्थान के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रथम महिला, तो जो गवर्नर साहब की पत्नी होते हैं वह राजस्थान की प्रथम महिला होगी। उनका नाम है श्रीमती सत्यवती जी मिश्र। सत्यवती जी मिश्र, ध्यान रखिएगा। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। वापिस हम अपने मूल कंटेंट पे आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि 3 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं: कृषि, उद्योग और सेवा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान की जीडीपी में किसका कितना योगदान है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो कृषि का जो हमारा सन 2020-21 में योगदान है वह है 29.77%। आप राउंड फिगर में 30% याद कर सकते हैं। यहीं पर आपसे अगर पूछा जाए कि उद्योगों में, उद्योग का हमारी जीडीपी में कितना योगदान है, तो आप देख लीजिए 24.80%। इसको आप लगभग 25% मान सकते हैं। और इसी प्रकार से जब सेवा क्षेत्र पूछा जाए तो यह है 45.43%। इसको आप लगभग 45% मान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है। इन तीनों में से हो सकता है एक प्रश्न आपके आ जाए। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बनता है राजस्थान में पर कैपिटा इनकम, है ना, प्रति व्यक्ति आय। तो राजस्थान में जो प्रचलित दर पर प्रति व्यक्ति आय है 1,09,386 रुपये। लेकिन आपको खाली कितना ध्यान रखना है? 1,09,000 रुपये वार्षिक पर कैपिटा इनकम। इसी तरह से अब हम अगले प्रश्न में आगे जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कृषि क्षेत्र में अब जो वृद्धि हो रही है, बात कर रहे हैं हम कृषि की कि कितनी ग्रोथ हुई है। अभी कोरोना वाला टाइम है, हर चीज़ में गिरावट हुई है। तो 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कृषि के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 3.45%। आप इसको लगभग 3.5% मान सकते हैं वृद्धि हुई है। केवल अकेला यही क्षेत्र है जिसमें वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर देखिए कि उद्योग क्षेत्र में, किसमें? उद्योग में इस 19-20 की तुलना में 20-21 में गिरावट हुई है। 7.5% की गिरावट हुई है। वहीं पर सेवा क्षेत्र में याद रखिएगा इसमें भी गिरावट हुई है। कितनी हुई है? 10.95%। इसको आप लगभग 11% राउंड फिगर में याद रखिए। और इस वृद्धि और गिरावट पर भी इस बार प्रश्न आने के चांस है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख लीजिए इसको, कितनी गिरावट किस फील्ड में हुई है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति आय में मैंने आपको बताया कि राजस्थान की कितनी है, 1.09 यानी 1,09,000 रुपये प्रति वर्ष, जो पिछली बार से -5.29% यानी हमारी प्रति व्यक्ति आय में इतनी गिरावट हुई है। अब अगर भारत के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं हमारे देश के प्रति, तो वहाँ पर प्रति व्यक्ति कितनी है आय? 1,26,968 रुपये। आप इसको 1,27,000
रुपये भी मान सकते हैं प्रति व्यक्ति आय। और यहाँ पर भी गिरावट हुई है 5.41% पिछली बार की तुलना में। ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं अति महत्वपूर्ण चीज़ों को ही आपके सामने रखूँगा, अनावश्यक चीज़ों को बिल्कुल भी हम अवॉइड करेंगे। देखिए अगला पॉइंट अपना जो है, राजस्थान में जो थोक मूल्य सूचकांक है, ठीक है ना, जो महंगाई भत्ते वगैरह जो सारी चीज़ें होती है ना, वो किस आधार पर दी जाती है, तो थोक मूल्य सूचकांक। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि इस थोक मूल्य सूचकांक राजस्थान सरकार द्वारा किस आधार पर जारी किया जाता है, तो मंथली। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया इस सूचकांक के लिए, 154 वस्तुओं के जो मूल्य में जो भी स्थिति आती है उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है, अनाउंस किया जाता है। सभी वस्तुओं का वार्षिक औसत सूचकांक सन 2020 में 330.86 रहा है। इस आंकड़े का आप राउंड फिगर में 331 भी याद रख सकते हैं। सभी वस्तुओं का वार्षिक औसत सूचकांक 2020 के आधार पर कितना है, 331। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सरकार ज़्यादा ध्यान किस पे दे रही है। अभी हमने देखा कि थोक मूल्य सूचकांक, लेकिन सरकार द्वारा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। किस पर, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब यहाँ पर देख लीजिए, हर माह, ये भी मंथली होता है ना। अब मंथली में भी इसमें कितना होता है, 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला तो है औद्योगिक श्रमिक के लिए, ठीक है कि नहीं, और दूसरा है कृषि श्रमिक के लिए, ठीक है, और तीसरा जो होता है वह ग्रामीण श्रमिक के लिए। किसके लिए, ग्रामीण श्रमिक के लिए। और जो चौथा है वह है ग्रामीण एवं शहरी हेतु। चौथा है ग्रामीण एवं शहरी जो लोग हैं, आबादी है, उनके हेतु। अब इसमें यहाँ पर देख लीजिए कि जो शुरुआती 3 प्रकार थे, उनको कौन तैयार करता है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिए दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अब जो चौथा आपसे पूछा जा रहा है कि चौथा जो है, ठीक है, 3 तो ये हो गए, और जो 3 है उनको जारी कौन करता है, श्रम ब्यूरो शिमला। 3 को कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो शिमला। और जो चौथा वाला था ग्रामीण और शहरी वाला, उसको कौन जारी करता है, NSO, नई दिल्ली में। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने यहाँ जो राजस्थान में है, तो अभी कौन से केंद्र को शामिल किया गया है इन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करने के लिए। राजस्थान से किस केंद्र को शामिल किया गया है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलवर है, आपको पता होना चाहिए। अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, और इसके साथ ही अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। और अभी राजस्थान की जो लेटेस्ट अपन कह सकते हैं औद्योगिक जो नगरी है, वह भी कौन है, अलवर है। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक जो ले रहे हैं हम, इस टॉपिक में शामिल है कृषि से संबंधित क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अपन अभी थोड़ी देर पहले ही अपनों ने पढ़ा GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। राजस्थान का जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है, उसमें 2020-21 की प्रचलित कीमत पर कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है, 29.77% है। अभी आपको बताया था, इसको राउंड फिगर में 30% लेने की भी आपको मैंने अभी सलाह दी थी। अब ये भी देख लीजिए कि 2020-21 में जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है, कितना होने का अनुमान बताया गया था आर्थिक समीक्षा में, 271.33 लाख टन। कितना, 271.33 लाख टन। आपको पता होना चाहिए 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं और 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। इस तरह से 1 टन में कितना होगा, 1000 किलो होता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन शामिल है,
तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य भी शामिल है। कृषि और इस संबंधित क्षेत्र को प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है। इसी में अब आगे हम देखते हैं कि राजस्थान की क्या स्थितियां हैं। तो राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2018-19 की जो आंकड़े हैं, यहाँ पर अपने पास 342.87 लाख हेक्टेयर दे रखा है। याद रखिए 342.87 लाख हेक्टेयर है। ये आप ध्यान रखिएगा, किस में दे रखा है, हेक्टेयर में दे रखा है। अब थोड़ा सा अगर इसको हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर जो किसान है या जोत है, जोत मतलब उनके जो खेत का आकार, उसके आधार पर इनको सीमांत, लघु, अर्धमध्यम, मध्यम और बड़े आकार की वर्गीकृत जोत में बांटा गया है। अब अपने काम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार की जोत पाई जाती है, तो सीमांत। कौन सी? सीमांत, जो कुल जोत का कितना प्रतिशत है, 40.12% है। राउंड फिगर में आप 40% ही याद कर लीजिएगा, आपके लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में भूमि जोत का औसत आकार कितना है। तो राजस्थान के लिए औसत कितना है, 2.73 हेक्टेयर, यानी एक जोत का आकार, औसत आकार, कोई बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो एवरेज क्या बैठ रहा है, 2.73 हेक्टेयर। ये आपके काम की चीज़ है। एक और क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि क्या मानी जाती है, 15 जून। ये सामान्य है, इसमें आगे पीछे होना स्वाभाविक है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, सामान्य वार्षिक वर्षा कितनी है, 52 सेंटीमीटर। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 520.98 मिलीमीटर, ठीक है नहीं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो 52.09 मानी सेंटीमीटर में, और राउंड फिगर में राजस्थान की सामान्य वर्षा या औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 52 सेंटीमीटर। परीक्षा में अगर घुमा के पूछा जाए तो 520 मिलीमीटर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूँ, राजस्थान कपास यानी रुई की उपज के लिए भी प्रसिद्ध है, और जो कपास का जो उत्पादन होता है ना, वो गांठों में गिना जाता है। किस में गिना जाता है कि कितनी गांठें हुई है, कितनी लाख गांठ हुई है। तो वहाँ आपको बता दूं कि एक गांठ का मतलब कितना होता है, 170 किलोग्राम। ये डाटा अपने को पता होना ज़रूरी। जैसे जब पेट्रोल की बात करते हैं ना, कि पेट्रोल को किस में नापा जाता है, बैरल में। अभी अंतर्राष्ट्रीय भाव बैरल में चलते हैं, तो बैरल का मतलब कितना होता है, 159 लीटर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षा में बहुत बड़े बड़े काम आ जाती है। अब यहीं पर एक चीज़ और देख लीजिए कि जब भी राजस्थान की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो तिलहन सबसे पहले आता है। अब तिलहन में भी दो तरह की तिलहन आ जाती है, रबी और खरीफ। रबी यानी सर्दियों में जो होती है, और खरीफ यानी बारिश में जो होती है, ठीक है। अब रबी और खरीफ की जो बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसलों में कौन कौन शामिल है। तो खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरंडी, ये है खरीफ। अब खरीफ फसल में कौन शामिल है, ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल देता हूँ मैं, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरंडी। अब जो सोयाबीन की बात करते हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर होता है, तो मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है, तो दालों में। और दालों में भी सबसे ज़्यादा सोयाबीन किससे प्राप्त होता है, तो मतलब दालों में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, तो सोयाबीन से। कितना प्राप्त होता है, 43%। अब इसी तरह से जब रबी की फसल की बात होती है, तो रबी की फसल में कौन आता है, राई, सरसों, तारामीरा और अलसी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब रबी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, रबी की, तो रबी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो हमने बोले कि सरसों, राई और तारामीरा तीनों लगभग एक जैसी फसल होती है। सरसों पर आपके दो क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आता है कि सरसों का देश में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान को सरसों स्टेट भी कहते हैं। एक आपको पता होगा जो बायोमास के बारे में हम जो पढ़ते हैं कि सर्वाधिक बायोमास
कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में। अब राजस्थान में बायोमास सबसे ज़्यादा क्यों होता है, यह क्वेश्चन भी आता है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि कई तरह के ऑप्शन आएंगे, आपको सभी सही लगेंगे, लेकिन सरसों की भूसी या सरसों की तूड़ी और कुछ याद नहीं रहे तो सरसों ज़्यादा होने से ये बायोमास को उत्पन्न करने में बहुत काम में आती है। यहीं पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि और रबी की जो तिलहन है उसमें क्या आता है, अलसी। तो अलसी पर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि अलसी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखिए, अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का शाकाहारियों के लिए एकमात्र स्रोत है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलसी रेशेदार फसल भी है। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक अच्छा नंबर ये दिला जाएगी अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो। अब आगे बढ़ते हैं हम, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। क्या पढ़ रहे हैं हम, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। अब नाम में ही है कि बीज स्वावलंबन यानी बीज के मामले में क्या करना चाह रहे हैं, स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं किसान को। ठीक है, अब राज्य में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है, तो ध्यान रखिएगा, राज्य में कृषि जलवायु खंड 10 हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अगर हम संभाग पढ़ते हैं तो 7 हैं, नगर निगम पढ़ते हैं तो वह 10 है। इसी प्रकार कृषि जलवायुविक खंड भी कितने हैं, 10 है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये जो राजस्थान में अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पर कौन सा पैटर्न हमने लागू करा है, तो आंध्र प्रदेश का पैटर्न लागू किया है। एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको हम। जीरो बजट में यूँ है कि कृषक को आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है सरकार। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लीजिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मनुष्य का तो आपने देखा होगा अपना स्वास्थ्य कार्ड होता ही है, मृदा का स्वास्थ्य, ताकि ये पता रहे कि यहाँ पर कौन सी फसल लगाई जा सकती है, किन पोषक तत्वों की कमी या अधिकता है। तो इसका जो कैच लाइन अक्सर पूछी जाएगी, तो स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा, इस तरह का ये इसका नारा है। अब अगले क्वेश्चन में जो हम पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसको बोलते हैं पीएम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब यह जो प्रारंभ की गई ना, इसमें किसान से जो प्रीमियम लिया जाता है, तो कुल जितनी प्रीमियम राशि है, खरीफ के समय हम किसान से कितना इसमें प्रीमियम लेने के प्रावधान को याद करना है, तो खरीफ के समय 2%। रबी की फसल में कुल प्रीमियम का किसान से कितना लिया जाएगा, तो देख लीजिए 1.5%। और इसके अलावा जो वाणिज्यिक फसल है या बागवानी फसल है, उसमें किसान से कुल बीमा प्रीमियम का कितना प्रतिशत लिया जा रहा है, मात्र 5% लिया जा रहा है। तो इन आंकड़ों पर भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके बनता है कि राज किशन जो मोबाइल ऐप है ना, वह किससे रिलेटेड है। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये राज किशन किससे रिलेटेड होगा। याद रखिए, यह टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लीजिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, यह कितने ज़िलों में चलाया जा रहा है, तो 24 ज़िलों में चलाया जा रहा है। कितने ज़िलों में, तो 24 ज़िलों में। यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन है ना, इसमें माइक्रो इरिगेशन नाम आ गया, तो इसमें ड्रिप और फव्वारा सिंचाई पद्धति काम में ली जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इंडिया और राजस्थान, तो इनमें कितना राशि का रेशो है, 60:40। तो कई बार अनुपात पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहीं पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना, जिसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना कि भाई ये कुसुम क्या है, तो अपन जानते हैं हिंदी में इसको फूल का पर्यायवाची के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ पर कुसुम एब्रीविएशन है, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो देख लीजिए, किसान
ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये हो गया कुसुम। ठीक है, अब यह ऊर्जा मंत्रालय द्वारा चली जा रही, इसमें 3 HP यानी हॉर्स पावर, 3 HP से 10 HP तक उनके जो सौर ऊर्जा पंप की संयंत्र की स्थापना के लिए मदद की जाती है, अनुदान दिया जाता है। अब एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो इसके अंतर्गत राजस्थान में किसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो खजूर की। खजूर अरब देशों में होता है, राजस्थान की जो जलवायु उनके जैसी है। अब यहाँ पर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस्सी कौन सा, चित्तौड़गढ़ वाला नहीं, चित्तौड़गढ़ वाला बस्सी आप जानते हैं कि वो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। यह बस्सी है जयपुर का। तो जयपुर वाला जो बस्सी है वहाँ पर अनार के लिए, किसके लिए, अनार के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है ना, उन्नत उत्पादन केंद्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। बस्सी, जयपुर वाला बस्सी अनार के लिए। और कोटा नानता कहाँ पर है, तो कोटा ज़िले में है। तो वो उसको खट्टे फलों के लिए, सिट्रस फल, उनके लिए यहाँ के उत्पादन केंद्रों को उन्नत किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखिए कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसमें कृषकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन कराया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ठीक है, अब इसमें जो मदद की जाती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले पर निर्भर है। ज्योतिबा फुले आप जानते हैं कि इनकी पत्नी सावित्री देवी भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है और इन्होंने बालिका और महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया है ज्योतिबा फुले ने। तो यह योजना इनके नाम पर कब लागू की गई, 2015 में। अब इसकी जो खास विशेषता ये है कि जो महिला श्रमिक है उसको अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए 45 दिवस की, प्रत्येक के लिए 45 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाता है, सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। और पुरुषों को पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी की समतुल्य राशि दी जाती है। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था और नॉर्मली इन पर एक कैंडिडेट बहुत कम ध्यान देते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार करना चाहिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, कृषक कल्याण कोष। अभी कृषि आंदोलन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकता है। कृषक कल्याण कोष, इसमें कितनी राशि रखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपये की राशि इसमें रखी गई है। इसका गठन कब किया गया है, तो 2019 में। लेटेस्ट भी है, करंट के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा कि परवन नदी पर जो एक वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है, कौन सी नदी पर, परवन। अब सिंपल सा पूछ ले सकते हैं कि परवन कौन से ज़िले में है, तो झालावाड़। यहाँ पर आपको बता दें कि संतरे की बहुत अच्छे उत्पादन की वजह से झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। अब झालावाड़ जो है ना मालवा क्षेत्र में आता है, हाड़ौती है, कोटा बारा, बूंदी, झालावाड़, ये याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश से अटैच एरिया है। अब एक और क्वेश्चन है, नर्मदा नहर परियोजना, कौन सी, नर्मदा नहर परियोजना। अब भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती है जिसमें से हमको जालोर और बाड़मेर में मदद मिल रही है। कहाँ पर, जालोर और बाड़मेर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमको हेल्प मिल रही है। परवन को सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। अभी जो आपको बताया गया ना, झालावाड़ जिले की जो परवन जो नदी है या वो जो क्षेत्र है उसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख लीजिए, नवनेरा बैराज। आजकल आप जानते हो कि डीप में क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। नवनेरा बैराज, यह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का अभिन्न हिस्सा होगा। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक और आप देख लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना।
राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना 27 जिलों में चलाई जा रही है और इसके लिए हमको हेल्प कौन से देश से मिल रही है? जापान से। अब ये इसकी अवधि कितनी होगी? 8 वर्ष। इस परियोजना के लिए 8 वर्ष है। अब एक काम आपको जो करना है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमको सपोर्ट मिल रहा है ना, उन चीज़ों को हमको याद रखना है। राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन परियोजना, क्या नाम है योजना का? जल पुनर्गठन। अब इसके लिए हमको कौन हेल्प कर रहा है? तो आपको बता दें, NDP न्यू डेवलपमेंट बैंक, चाइना के प्रभुत्व वाला यह बैंक है, इस भारत भी जिसमें साझेदार है, और वह इस जल पुनर्गठन परियोजना को वित्त पोषित यानी फंडिंग कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए कि स्कोडा, यहाँ पर देख लीजिए स्कोडा, यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया है? तो राजस्थान के बीसलपुर बांध में। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आने जैसा है। बीसलपुर कहाँ पर है? टोंक जिले में है। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है और ऊँट की बलि के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्कोडा का पूरा नाम क्या है, तो देख लीजिए, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्कोडा की फुल फॉर्म क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन। अब इसी में अगला जो क्वेश्चन है IGNP पर देख लीजिए। IGNP पर जो क्वेश्चन आते हैं, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट या परियोजना, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। और जल शक्ति मंत्रालय ने अभी राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर मंडल जो है उसके लिए पुरस्कृत भी किया हुआ है। अब अगला जो हम करेंट और उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, इसमें भारत सरकार और विश्व बैंक, इंडिया प्लस वर्ल्ड बैंक, इनकी 50-50 जो सहयोग है, 50% सहयोग से देश के 7 राज्यों में शुरू किया गया है और उन 7 राज्यों में हमारा राजस्थान भी शामिल है, इसलिए यह क्वेश्चन बन जाता है। अब यहीं पर अगला पॉइंट और देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जानते हैं कि राजस्थान भारत में क्या है? नंबर 1 है। अब यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि हेक्टेयर वाइज देखा जाए तो 342.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। अब इसमें देख लीजिए देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, उसमें 101 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है। कितनी बंजर है? 101 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है। और हमारे यहाँ जो जितने भी स्रोत है उससे जो उपलब्ध पानी की मात्रा कितनी है? मात्र 1.16% है। देखिए क्षेत्रफल हम कितना कवर कर रहे हैं? 10.4 है और उसके रिगार्डिंग पानी मात्र कितना है? 1.16%। तो इस तरह के डाटा परीक्षा में पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, राजस्थान सरकार का एक अभियान है राजीव गांधी जल संचय योजना। इसका जो प्रथम चरण है वो कब शुरू किया गया? 2019 में। अगर आपको तारीख पता करनी हो तो 20 अगस्त है, क्योंकि राजीव गांधी के नाम पर है और राजीव गांधी का जन्मदिन 20 अगस्त को आता है, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो प्रथम चरण का सूत्रपात 20 अगस्त 2019 को किया गया। राज्य के सभी 33 जिलों में किया गया। ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वह हम देख लेते हैं पशुपालन के बारे में। तो राजस्थान में जो पशुपालन है ना, वह पश्चिमी क्षेत्र में जब भी सूखा और अकाल पड़ता है तो उसके लिए सुरक्षा कवच या बीमे के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि पशु गणना जो हुई थी 2019 में, कब हुई थी? लेटेस्ट तो 2019 में। उस समय राजस्थान में कुल कितना पशुधन है? तो 5,68,00,000। कई बार पूरा आंकड़ा लाख में ही पूछा जाए तो आपको बता दें 568 लाख राजस्थान का कुल पशुधन है। और इसमें इसके अलावा, इसमें शामिल नहीं है ना, इसके अलावा 146
लाख कुक्कुट है, 146 लैक्स। वो कौन है? कुक्कुट है। और कुक्कुट को छोड़कर बाकी पशु कितने हैं? 568। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देश भर में जितने भी ऊँट हैं ना, उसका 98.43 यानी 98.5% के लगभग ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। अभी राजस्थान में ऊँट को राज्य पशु भी घोषित किया गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो और हमारे काफ़ी काम का है कि राजस्थान में जो दूध हो रहा है ना, उसका कितना उत्पादन भारत के कुल दूध उत्पादन का राजस्थान में कितना है? तो 12.72%। आप खाली 12.7 याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, या 12 और 13 के आसपास की बात भी चल जाएगी। वहीं अगर आपको ऊन का उत्पादन का पूछा जाए तो देश भर में जितना ऊन होता है उसका 34.46%, 34.5%, अराउंड 34-35 जितना भी आपको ध्यान रह जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेक टू नेक ऑप्शन नहीं आते हैं। फिर आप देख लीजिए अगला हमारा क्वेश्चन जो है वह हमारे यहाँ गोपालन निदेशालय भी है। इसका उद्देश्य क्या है? मवेशियों की देसी नस्ल के विकास के लिए काम करना। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नंदीशाला। नंदीशाला किससे रिलेटेड है? तो नर गोवंश। नर गोवंश मतलब आप समझते हो बेल, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान में इस नंदी गौशाला वाला या जो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना संचालित है। अब इसके तहत क्या हो गया कि 4 बायोगैस संयंत्र स्वीकृत किए गए। आपके क्वेश्चन की बात क्या है कि इस परियोजना के तहत श्री गौशाला पदमपुर श्री गंगानगर यहाँ का कार्य पूर्ण कर लिया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा कि श्री गौशाला कहाँ पर है? तो पदमपुर में है ना। कभी आपसे ये पूछ ले कि पदमपुर कहाँ पर है, तो यहाँ देख लीजिए श्री गंगानगर जिले में है। अब डेयरी विकास में भी अगर आपसे क्वेश्चन आवे तो डेयरी प्रोडक्ट में पूछा जाए कि राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था कौन सी है, तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। इसका कार्यालय या मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर फिर आप याद रखिए कि जयपुर में है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिन कार्यालयों का आपको नाम ये पता नहीं हो कि कार्यालय कहाँ स्थित है और ऐसा कोई क्वेश्चन आ जावे, और अगर आप रिस्क लेना चाहें तो सामान्य तौर पर आप देख लीजिए कि अधिकतर कार्यालय, अधिकतर हेडक्वार्टर जयपुर में ही है। अब राजस्थान के लिए एक और क्वेश्चन है कि यहाँ 80,000 मीट्रिक टन, कितना? 80,000 मीट्रिक टन, उससे भी अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है। मत्स्य उत्पादन मतलब मछली पालन। अब इन मत्स्य विभाग द्वारा मछली पकड़ने में सपोर्ट के लिए एक इन्होंने योजना शुरू करी जिसका नाम है आजीविका मॉडल। अब एक और क्वेश्चन आता है कि स्पोर्ट फिश को राजस्थान में क्या कहा जाता है? महाशीर मछली कहा जाता है। तो इस महाशीर मछली को कहाँ से लाया गया है? तो लोनावाला महाराष्ट्र में एक स्थान है लोनावाला, वहाँ से महाशीर मछली के बीज, मतलब छोटी मछलियाँ समझ लो, उनके बच्चे समझ लो, वहाँ लोनावाला से ला करके राजस्थान में इनका उत्पादन किया जा रहा है। अब राजस्थान में किस जगह इनका संचय किया जा रहा है? तो वही बीसलपुर बांध। कहाँ पर? बीसलपुर बांध में इनका संचय किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है इसी रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, यह किससे संबंधित है? कभी सीधा क्वेश्चन आ जावे तो आपको याद रखना मछली उत्पादन से संबंधित है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है? तो 32,737 वर्ग किलोमीटर, 32,737 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर यह राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, और यह हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% है, बहुत कम है। अभी हर 2 साल में एक सर्वेक्षण होता है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2017 से 2019 तक राजस्थान के वनों में 58 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हमारे काम के डाटा कितने हैं कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,737 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में देखा जाए तो हमारे जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना है? 9.57% है। थोड़ा सा इसको आप
देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान में 3 तो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ठीक है, सेंचुरीज, और 14 संरक्षित क्षेत्र हैं। पर इन पर क्वेश्चन आएगा नहीं मेरे ख्याल से, राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या पर आ जाएंगे। 3 बायोलॉजिकल पार्क भी है, ठीक है। अब वो 3 बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में। अब इसी प्रकार से हम कुछ दिवस के बारे में भी कभी ये जब हम राजस्थान के कृषि वन वगैरह पढ़ रहे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहीं पर देख लीजिए कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। इसी प्रकार 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो इन पर भी क्वेश्चन आपके साइंस के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर कितने केंद्रीय सहकारी बैंक है? तो 29 क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक है। इन पर, इनकी संख्या पर कभी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला जो हम देख रहे हैं, अगली जो किसान सेवा पोर्टल, किसकी बात हो रही है? किसान सेवा पोर्टल की बात हो रही है। तो सरकार किसानों के लिए जो भी सुविधाएं दे रही है वो सब एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ मिल जाए, इसलिए इस किसान पोर्टल की शुरुआत की गई है। एक और देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य सहकार पोर्टल क्या है? राज्य सहकार पोर्टल यह किसका है? तो यह सहकारिता विभाग का है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बनता है, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना, यह योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो उन विद्यार्थियों के लिए जो व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, जन औषधि केंद्र। तो जो जन औषधि केंद्र जो खोले जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट है कि यह भारत सरकार की ओर से यह प्रोजेक्ट है, जन औषधि केंद्र की स्थापना। तो किसके माध्यम से खोले जाएंगे? तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तो कॉन्फेड के द्वारा 200 जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब आगे की जो और अच्छे पॉइंट हैं उनके लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद। जय हिंद।